हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी व चुंबकत्व बीएससी पार्ट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। आज इसमें क्या खास होने वाला है, इसमें आज पढ़ेंगे अपन कुछ आवेशन की विधियां और कूलॉम्स लॉ। ठीक है, उससे रिलेटेड अपन आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर को अपन रिवाइज कर देते हैं। अपन ने आवेश पढ़ा और आवेश के गुण धर्म के बारे में थोड़ी सी अपन ने सीखा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप देखने के लिए यूट्यूब पे टाइप करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स स्थिर वैद्युतिकी चुंबकत्व फिजिक्स कॉर्नर। ठीक है, तो ये आपके लेक्चर मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपके पास लेक्चर अवेलेबल है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस लेक्चर में अपन सबसे पहले जो आवेश पढ़ा था अपन ने कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले अपन ने आवेश की चर्चा की थी, यानी चार्ज की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? चार्ज की चर्चा की थी। देखो चार्ज क्या होता है, आवेश की अपन ने चर्चा की थी। तो इसमें पढ़ा था कि ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, द्रव्य की आंतरिक गुणधर्म होता है। द्रव्य का आंतरिक गुणधर्म होता है, आंतरिक गुणधर्म होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वह आपके पास विद्युत क्षेत्र, जिसकी वजह से वह विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? ये आपके पास, ये आवेश आपके पास विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपके पास बनाता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा या बनाता है या महसूस करता है, बनाता है या महसूस किया जाता है, या महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, महसूस किया जाता है या बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र बनाएगा या चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा या महसूस किया जाएगा। कब बनाता है? अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र कब बनाएगा? जब चार्ज आपके पास क्या हो, विराम अवस्था में हो। चार्ज क्या हो आपके पास? विराम अवस्था में हो। चार्ज आपके पास क्या हो? विरामावस्था में हो। ठीक है, चार्ज आपके पास विरामावस्था में हो तो क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये अपन ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। चुंबकीय क्षेत्र जब आपके पास स्थिर वेग से गतिमान हो, स्थिर वेग से आपके पास आवेश गतिमान हो तो वह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव बनाता है, चुंबकीय प्रभाव बनाता है। कौन स्थिर वेग से गतिमान हो? आवेश आपके पास स्थिर वेग से गतिमान हो, वह चुंबकीय प्रभाव बनाता है। ठीक है, ये अपन ने सारी चर्चा की थी आवेश, और आवेश की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ही अपन को देखते हुए अपन क्या लगाएंगे, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी देखने के बाद अपन कुछ आवेशन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन कूलॉम्स लॉ पे कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये नोट कीजिएगा अगर आपने पहले नहीं देखा है लेक्चर को तो। ठीक है, तो देखिए आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे अपन प्रॉपर्टी में बात करेंगे कि आपके पास आवेश क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने की नहीं थी तो वो आज हम करने जा रहे हैं। आवेश, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालिएगा, नंबर नहीं पता कितनी नंबर प्रॉपर्टी है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया
जा सकता है केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये लिखिए प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्या बोला मैंने? आवेश को हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश आपके पास हमेशा संरक्षित रहता है, इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट भी नहीं किया जा सकता, केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसको एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है, न बनाया जा सकता, न इसको नष्ट किया जा सकता। इसलिए आवेश हमेशा कंजर्व रहता है। आवेश कंजर्वेशन का मतलब आपके पास इनिशियल आवेश कोई भी बॉडी में और कुछ अपन रिएक्ट करके बाद में जो आवेश बनेगा, फाइनल आवेश हमेशा क्या रहेगा? एक दूसरे के बराबर रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक बॉडी ली, देखिएगा, ठीक है, जिसमें 10 कूलाम आवेश लिए, ठीक है। इसको मैंने तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। कितने आवेश में तोड़ने की कोशिश की? 3 कूलाम, 4 कूलाम, वापस से मैं बोल दूं x कूलाम, ठीक है। इसको तोड़ने की कोशिश की, यहाँ लिखा देना तोड़ने पर, ठीक है, तोड़ने पर। अब तोड़ने की कोशिश की तो 10 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, x कूलाम, तो क्या बनेगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 10 किसके बराबर होगा? ये 7 कूलाम प्लस x कूलाम, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 3 कूलाम आएगी। यानी चार्ज को अपन कैसे भी तोड़ें वो हमेशा संरक्षित रहेगा, चार्ज हमेशा संरक्षित रहेगा। यानी Q इनिशियल इस कंडीशन में क्या लगेगा? Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल कितना है? Q1 और Q2 प्लस Q3 और ये आपके पास Q4 के बराबर होगा, ठीक है। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ये 3 में तोड़ा तो 3 वाले आवेश इस आवेश के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये नोट कर लीजिए अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अब आवेशन की विधियाँ किसी कोर्स में अवेलेबल नहीं है, किसी जगह अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ क्या होती है आवेशन की विधियाँ, और उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में अपन थोड़ा सा ऐसी चर्चा कर लेंगे, फिर कूलाम्स लॉ पे आएंगे। डायरेक्ट अपन क्या आएंगे? कूलाम्स लॉ पे आएंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट ही अपन क्या आएंगे? कूलाम्स लॉ पे आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अपन आवेशन की विधियाँ 3 तरीके से चार्ज को आवेशित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। पहली विधि है आपके पास, ये डालो, आवेशन की पहली विधि है आपके पास घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। दूसरी विधि है चालन द्वारा, चालन द्वारा। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। 3 विधि है आपके पास। तो घर्षण द्वारा अपन चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा घर्षण द्वारा, ठीक है। तो मैं घर्षण द्वारा चार्ज कैसे करेंगे? कोई भी 2 बॉडी है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास A नंबर बॉडी है, ठीक है, इसको B नंबर बॉडी है, इसके आगे इसको रब किया जाता है। रब किया जाता है मतलब घर्षित किया जाता है। मान लो एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है आपके पास, तो इसको रब किया जाएगा, ठीक है, इसको रब किया जाएगा।
इसको रब किया जाएगा। रब करने से क्या होगा कि थर्मल एनर्जी रिलीज़ होगी। एक नंबर बॉडी से दूसरी नंबर बॉडी को जैसे रब करेंगे तो दोनों का जब कांटेक्ट होगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट पे क्या होगा कि थर्मल एनर्जी का रिलीज़ होगी। थर्मल एनर्जी रिलीज़ होगी तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये भी मेटल सरफेस है, ये भी मेटल सरफेस है और ये भी मेटल है। ये आपके पास क्या है, मेटल सरफेस है। ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी क्या है आपके पास, मेटल सरफेस है। तो जैसे ही अपन इस पॉइंट पे रब करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रब करेंगे तो क्या होगा, तो एक कार्यफलन का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 12th क्लास में, कार्यफलन का, ठीक है, W का, वर्क फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन का अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या होता है वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो देखिएगा वर्क फंक्शन का अपन कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो क्या होता है वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट कि आपके पास एक कोई भी मेटल सरफेस है, ये मान लो कोई भी मेटल सरफेस अपन ने ली है, ये मान लो आपने कोई भी मेटल सरफेस इस तरीके से ली गई है, ठीक है, ये आपके पास मेटल सरफेस है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेटल सरफेस होता है कि मेटल सरफेस आपके पास क्या होता है, कंडक्टर होता है। मेटल सरफेस क्या होता है आपके पास, कंडक्टर होता है, यानी चालक होता है, चालक होता है। चालक का मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, उसके पास क्या अवेलेबल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। चालक सतह होती है, चालक सतह पे क्या होंगे, उसकी सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। अब जैसे ही अपन बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे सन से अपन एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड कर दें, सन से अपन एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड कर दें, सन से आपके पास एनर्जी किस रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, फोटोन के रूप में आपके पास एनर्जी इस मेटल सरफेस पर आती है। इस मेटल सरफेस पे क्या आती है, सन से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। जो पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। वो एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। और इस सरफेस पे आएगी, इस सरफेस पे टच होगी, इस सरफेस पे आएगी, सरफेस पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी मिनिमम एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, ये नोट नहीं करना है, ठीक है, ये समझना है केवल, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या मिलेगी, एक मिनिमम एनर्जी मिलेगी, एक मिनिमम एनर्जी मिलेगी। वो मिनिमम एनर्जी मिलने पर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से इस सतह से क्या होगा, रिलीज होगा। और इस सतह से आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तब क्या होगा, इस सतह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तब उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम एनर्जी होगी उसको ही क्या बोलेंगे अपन, वर्क फंक्शन बोलेंगे। जो उसकी मिनिमम एनर्जी होगी उसको ही अपन कार्यफलन के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्यफलन बोलेंगे, ठीक है, कार्यफलन बोलेंगे। यहाँ कार्यफलन को क्यों यूज़ लिया, जैसे रब की अपन ने सरफेस ए और बी को, और यहाँ से क्या होगी, थर्मल एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे थर्मल एनर्जी रिलीज होगी और इन मेटल ए और बी को थर्मल एनर्जी मिलेगी, जिसका कार्यफलन कम होगा, वहाँ से जिसका कार्यफलन क्या होगा, कम होगा, जिसका कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन आपके पास कम होगा, वो क्या करेगी, सरफेस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी। मैं मान लेता हूँ इसका क्या है, कार्यफलन कम, कार्यफलन कम है, ठीक है। और इसका कार्यफलन क्या है, कार्यफलन ज्यादा, इसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा। तो ये सरफेस आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, कम कार्यफलन वाली, जैसे जिसका कार्यफलन क्या होगा, कम, जो मिनिमम एनर्जी होगी वो क्या होगी, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी लगती है, मेट किसको, ए नंबर सरफेस को रिलीज करने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी लगती है बी नंबर सरफेस को इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर। बी नंबर सरफेस को आपके पास क्या लगती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर
8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी लगती है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है। पहली नंबर सरफेस को क्या लगती है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। तो 4 नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है, कम एनर्जी, तो कम एनर्जी का मतलब कार्यफलन कम, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और दूसरी सरफेस जिसका कार्यफलन ज़्यादा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जिसमें चला जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है आपके पास, धनावेशित हो जाती है। तो यही आवेशित हो गई दोनों वस्तु, एक ऋणावेशित हो गई, एक क्या हो गई आपके पास, धनावेशित हो गई। तो ये आपके पास क्या होगी, घर्षण द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई भी बॉडी को चार्ज कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। तो यही आवेशन की प्रथम विधि है। दोबारा से समझिएगा, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन जो मिनिमम एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस से रिलीज हो जाएगा और दूसरी सरफेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने माना, लेट अस सपोज किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए नंबर सरफेस से आपके पास इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए मिनिमम एनर्जी लगेगी। दूसरी आपके पास दूसरी सरफेस नंबर बी से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी, मिनिमम एनर्जी, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो क्या होगा आपके पास, मिनिमम कार्यफलन किसका है, ए नंबर बॉडी का, मैक्सिमम कार्यफलन किसका है, 2 नंबर बॉडी का। तो 1 नंबर बॉडी से 2 नंबर बॉडी में आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, इसी को घर्षण द्वारा अपन आवेशन की विधि को अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब है चालन द्वारा। ठीक है, ये नोट कीजिएगा अगर करना हो, क्योंकि मैं लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा हूँ ना, किसी के कोर्स में अवेलेबल है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में नहीं है, तो एक बार देख लीजिएगा, इससे ही आप अपनी लैंग्वेज बना लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी आपके पास चालन द्वारा। दूसरी है आपके पास चालन द्वारा। ठीक है, देखो चालन द्वारा, चालन में क्या होती है, एक बॉडी मैंने ए ली, ठीक है, एक नंबर मैंने बॉडी क्या ली, बी ली। ठीक है, अब बी ली, अब क्या होता है, चालन का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तब तक इनका विभव समान ना हो जाए, इन दोनों बॉडी का विभव समान ना हो जाए, तब तक एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, और विभव जब तक समान ना हो जाए तब तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपके पास क्या होते हैं, आवेश स्थानांतरित होते रहते हैं। आवेश का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ पर आवेश का यहाँ लिख सकते हो, जब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहता है, जब तक दोनों बॉडी का, दोनों निकाय का विभव समान न हो जाए। ठीक है, दोनों बॉडी का विभव समान ना हो जाए जब तक आपके पास क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। और आपके पास मान लो एक ये आपके पास है आवेश रहित बॉडी है, आवेश रहित, और ये मान लो आपके पास इस पे धनावेशित है, इस पे क्या है, धनावेशित है, धनावेशित आवेश है। और जैसे ही इसको कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के थ्रू, इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने से क्या हो जाता है, दोनों बॉडी पर, ये आपके पास दोनों बॉडी पे जब तक चार्ज भी क्या हो जाएंगे, विभव समान हो जाएगा, और चार्ज भी क्या हो जाएंगे, दोनों बॉडी पे इक्वली प्रेजेंट हो जाएंगे, ए नंबर बॉडी, बी नंबर बॉडी। और ये आपके पास क्या थी, आवेश रहित थी, और इस पे क्या आ गए आपके पास, अब आवेश आ चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये आपके पास 1 नंबर बॉडी है जिस पे Q1 चार्ज है। ठीक है, ये आपके पास बी नंबर बॉडी है, इस पे क्या है आपके पास, Q2 चार्ज है, और इस वायर से कनेक्ट कर दिया तो आपके पास दोनों में
आपके पास विभव समान ना हो जाए जब तक ये एक दूसरे के पास रखे रहेंगे, और आवेश का क्या रहेगा, इनमें स्थानांतरण होता रहेगा। तो होने से क्या होगा, आपके पास चार्ज की वैल्यू भी दोनों पे क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस तरीके से चार्ज की वैल्यू भी दोनों पे क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए नंबर बॉडी, ये बी नंबर बॉडी, ठीक है। दोनों पे क्या हो जाएगी, आवेश की विधि क्या हो जाएगी, दोनों पे क्या हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। चार्ज की भी वैल्यू आपके पास दोनों बॉडी पे चार्ज की वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। चार्ज की वैल्यू बराबर करने के लिए दोनों चार्ज को जोड़ो, जितने चार्ज है उसको जोड़ो और जितने चार्ज है उनका डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, एक चालन द्वारा विधि। इसमें भी बहुत एक्सप्लेनेशन है, ये एक ट्रिक्स के थ्रू मैंने बताया है, परंतु इसका सॉल्यूशन भी होता है, वो कैसे होता है अभी नीड नहीं है अपन को, ठीक है। अब प्रेरण द्वारा चालन की विधि को समझते हैं, ठीक है। प्रेरण द्वारा चालन की विधि को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, प्रेरण द्वारा चालन की विधि। ठीक है, प्रेरण द्वारा चालन की विधि में समझते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, प्रेरण के थ्रू अपन चालन की विधि को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले एक रोड ले रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज रोड ले रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज अपन ने रोड ली है, ठीक है। धनावेशित छड़ लिए अपन ने, ठीक है। धनावेशित छड़ लिए अपन ने, और एक आपके पास उदासीन पिंड लिया है, उदासीन निकाय या पिंड, ठीक है। ये लिया है अपन ने, उदासीन पिंड या निकाय अपन ने इसमें लिया है, ठीक है। तो उदासीन क्या होगा, उदासीन को समझने के लिए मैंने इसको सिमेट्रिकली बीच में से काट दिया। तो एक तरफ क्या होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज छड़ है, तो इसके पास कौन से आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे, और इसके दूसरी तरफ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरी तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएंगे, इसके दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इसकी दूसरी तरफ आ जाएंगे और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आपके पास एक तरफ का पॉजिटिव, एक तरफ का नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ये 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 पॉजिटिव नेगेटिव, और दो पॉजिटिव और ले लो, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उदासीन कण हो जाएगा या पिंड हो जाएगा। जैसे छड़ को पास में रखा तो क्या होगा कंडीशन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके पास में आ जाएंगे, क्योंकि ये आकर्षित करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, ये आकर्षण करेगा इसका, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, ये आकर्षण करेगा। जैसे ही मैंने इसको पास में रखा और फिर क्या होगा, ये आपके पास छड़ को पास में रखा। अब इस पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन को हटाना है। इस तरफ के, ये मैंने कट किया है बीच में से, इस तरफ के पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसको अपन ग्राउंडेड कर देंगे, ये नेगेटिव चार्ज आपके पास अवेलेबल है, इसको मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंडेड कर दूंगा। तो ग्राउंडेड का क्या मीन होता है कि आपके पास जो पृथ्वी की धारिता होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। पृथ्वी की धारिता इन्फिनिटी होती है। जो पृथ्वी के अंदर जो ये आपके पास अर्थ का वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V = 0 होता है, ठीक है। तो अर्थ का वोल्टेज आपके पास V = 0 होता है। तो यहाँ से कितने भी पॉजिटिव चार्ज आवश्यकता अनुसार अर्थ में से पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन भी अर्थ में से निकाल देते हैं। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, जितने मुझे पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6
6 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे मुझे अर्थ से, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन अर्थ से मंगा लिए। और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये एक दूसरे से उदासीन हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपकी जो कंडीशन आ जाएगी नेक्स्ट वाली, तो ये आपके पास एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। फिर लास्ट में कंडीशन क्या हो जाएगी, ये पूरे नेगेटिव चार्ज पूरी सरफेस पे फैल जाएंगे, पूरी सरफेस पे फैल जाएंगे, इस तरीके से पूरी सरफेस पे फैल जाएंगे। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रोड लोगे तो इस पे जो पूरी जो गोलीय चालक है उस पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, अपोजिट नेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो पूरी प्रोसेस के बाद में यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव लिया है तो पूरी सरफेस पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। और इस रोड को पॉजिटिव रहना है तो पूरी प्रोसेस में ये रोड पॉजिटिव रहेगी। स्टार्टिंग में इस रोड को बदल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं इस रोड पे, पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, परंतु पूरी प्रोसेस में इसको क्या लेना है, जो चार्ज इस पे लिया है, जैसे पॉजिटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज ही ले रखना है, नेगेटिव चार्ज लिया है तो इस रोड पर नेगेटिव चार्ज लेके रखना है। ठीक है, ये आपके पास आवेशन की प्रेरण द्वारा ये आवेशित हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऋणावेशित। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। अब हो गया कूलाम्स लॉ पे बात करते हैं, कूलाम्स लॉ पे बात करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। दो आवेश की अनोन्य क्रिया के फलस्वरूप जो दोनों आवेश पर अनोन्य क्रिया होती है, अनोन्य क्रिया का मतलब प्रतिकर्षण बल लगता है या आकर्षण बल लगता है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो लिखिएगा नीचे हेडिंग में, नीचे डालिएगा एक लाइन, हेडिंग डालिए, कूलाम के नियम निर्वात में स्थिर विरामावस्था में कूलाम का नियम निर्वात में स्थिर विरामावस्था में विद्युत बिंदु आवेश के मध्य अनोन्य क्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार विराम आवेश दो विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार विराम अवस्था में दो बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तथा आकर्षण प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेश के परिणामों के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोबारा से देख लीजिएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के परिणामों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि दो आवेश Q1 व Q2 परस्पर दूरी r
वेक्टर, परस्पर दूरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परस्पर दूरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पर स्थित हो तो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखो दो आवेश है Q1 और ये आपके पास Q2। कोई अगर लाइन रह गई आपका, कोई भी वर्ड लिखना रह गया है तो पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी r, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास Q1 Q2 पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, F2 पे कौन, 2 नंबर चार्ज पे पहले की वजह से फोर्स लगा, और तो ये दूरी कौन सी ली जाएगी, ये दूरी आपके पास कौन सी ली जाएगी, R21, ठीक है, वेक्टर। मान लो इस पे जो फोर्स लगा वो आपके पास पहले आवेश पर पर दूसरे आवेश के कारण बल लगा, पहले आवेश की वजह से, पहले आवेश पर दूसरे आवेश की वजह से बल लगा, पहले आवेश पर दूसरे आवेश की वजह से, दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण, आवेश के कारण बल महसूस होता है, बल महसूस होता है। और दूरी क्या लोगे, ये दूरी आप लोगे R12 वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, मैं लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, F वेक्टर, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगेगा यहाँ पर 21 माइनस F12, ये आपके पास क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया नियम का अनुपालन, नियम का अनुपालन, अनुपालन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का अनुपालन। तो एफ वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, या एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r², ठीक है। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन r², F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और आपके पास F = वेक्टर इक्वल टू लगाएं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और ये आपके पास जो बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ये मान लो ये डायग्राम तो आपके पास 1-2 के लिए, ये आपके पास क्या है 1-2 के लिए डायग्राम है, और सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो ये आपके पास Q1 चार्ज, ये आपके पास Q2 चार्ज, इस पर फोर्स F लगा, F वेक्टर लगा, और फोर्स ये दोनों के बीच की दूरी मैग्नीट्यूड वाइज ले ली अपन ने, ठीक है। तो इस दोनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के, बल की जो डायरेक्शन या दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए R वेक्टर लिया जाता है, तो ये आपके पास यहाँ पर R वेक्टर हो जाएगा। तो F वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r³ R वेक्टर, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, K से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 4 पाई निर्वात में, निर्वात में ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 9 × 10⁹ यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी न्यूटन, इसको लिखेंगे न्यूटन, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे कूलॉम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर।
अपसाला नॉट को लिख सकते हो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पूरा। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हट रहा हूँ। 1 2 3। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक्स ये वाई। ठीक है, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, अब देखिएगा एक्स वाई, यहाँ ओरिजिन से R1 दूरी पर मैं ले लेता हूँ एक Q1 चार्ज, यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ Q2 चार्ज, ये आपके पास R2 दूरी पे। ठीक है, ये आपके पास R2 दूरी पे। ठीक है, ये ओरिजिन ओ मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, ये आपके पास क्या हो गया मूल बिंदु, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज का नियम क्या लगेगा आपके पास, ये आपके पास R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ये R वेक्टर ले लो। ठीक है, R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, क्यों, जो सेम डायरेक्शन में R1 सेम डायरेक्शन में, R वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा, और R वेक्टर चाहिए तो आपके पास क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दोनों के बीच की दूरी Q1 Q2 चार्ज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मान लो इस तरफ फोर्स लग रहा है F वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास F वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड वाइज। अब लिखेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो यहाँ पर F वेक्टर डाल देंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये आपके पास क्या हो जाएगा R2 वेक्टर R1 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इसकी डायरेक्शन को कैप रिप्रेजेंट करेगा, कैप रिप्रेजेंट करेगा। और कैप को अगर हटाएं अपन, इसकी जो डायरेक्शन है इसको क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसकी जो डायरेक्शन को अपन किस से रिप्रेजेंट करेंगे, कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैप को अगर हटाएं तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की क्यूब, और ये आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अगर इसको लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये आपके पास क्या हो जाएगा R21, R2 से 1 R21, और ये आपके पास क्या हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड की क्यूब। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास सदिश रूप हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा
सदिश रूप। लिख दीजिएगा, ये आपके पास चित्र हो जाएगा। लिख दीजिए। ये हेडिंग आप यहाँ डाल दीजिएगा, ये हेडिंग यहाँ डाल दीजिएगा सदिश रूप की, ठीक है, स्टार्टिंग में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। माध्यम में विद्युतशीलता अपॉन निर्वात में विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या कहते हैं कि आपके पास कोई भी दो चार्ज अवेलेबल है, Q1 चार्ज है, ये आपके पास Q2 चार्ज है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है एक एयर में। एयर क्या होती है? निर्वात होता है, ठीक है। अब दूसरा चार्ज लिया Q2, ठीक है, ये अब वाटर में लग रहा है, ठीक है। अब अपन ने लिया Q1 और Q2 चार्ज, ठीक है, ये कोई ऑयल में लग रहा है। ये अपन ने लिया Q1 Q2 चार्ज, ये कोई फेविकोल में लग रहा है। तो यानी ये आपके पास मीडियम जैसे जैसे मैंने चेंज किए, एयर में लग रहा है, वाटर में लग रहा है, ऑयल में लग रहा है, फेविकोल या ग्रीस रोल में लग रहा है, तो जैसे मीडियम चेंज करें तो फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। फोर्स क्या हो जाएगा? एयर में सबसे ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें और कम होगा, और इसमें और कम होगा। मतलब जो मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ ली जाती है फिजिक्स में, वो क्या होती है? वो आपके पास विद्युतशीलता ली जाती है, ठीक है। वो आपके पास विद्युतशीलता ली जाती है। मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी होती है उसको विद्युतशीलता से रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वात के लिए अपसाइला आर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। निर्वात के लिए अपसाइला आर की वैल्यू 1 होती है। पानी के लिए अपसाइला आर की वैल्यू क्या होती है? 80 होती है। और आपके लिए चालक वस्तु के लिए अपसाइला आर की वैल्यू
इनफाइनाइट होती है। ठीक है। और माध्यम में विद्युतशीलता की वैल्यू, माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर की किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है। निर्वात के लिए, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता क्या होगी आपके पास? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये क्या होगी आपके पास? एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है। ये नोट डाल के लिख दीजिएगा 2 पॉइंट। निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? 8.81 इंटू 10⁻12 और कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। कैसे निकालते हैं इसकी क्वांटिटी? यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट अपन निकालते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की निकालनी है, इसको तो न्यूटन लिखेंगे, इसको 1/एप्सिलॉन नोट की निकालनी है, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगी 1/एप्सिलॉन नोट की। तो एप्सिलॉन नोट की क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसकी क्या निकालेंगे? यूनिट निकालेंगे। ठीक है। जस्ट उल्टा कर देंगे। जो के की यूनिट है, के की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जस्ट उल्टा कर देंगे तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, माध्यम में कूलम का नियम। 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 कोई भी आपके पास चार्ज है Q1 है, ये आपके पास Q2 चार्ज है और ये डिस्टेंस R के मैग्नीट्यूड में यहाँ रखा है, यहाँ पर फोर्स F वेक्टर लग रहा है और कोई भी माध्यम है तो इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? F वेक्टर इक्वल टू, F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अब वेक्टर में लगाएं, ये एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। ठीक है। और आपके पास एप्सिलॉन R की वैल्यू ग्रेटर देन 1। लिख दीजिएगा। फिर अपन या कूलम, माध्यम में कूलम का नियम हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे अपन बहु आवेश के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। ये नेक्स्ट हेडिंग करेंगे अपन। ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपके पास कूलम का नियम माध्यम में ले लिया गया है। ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट हो गया कि माध्यम कोई भी मीडियम हो गया, मीडियम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है, जिसकी आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली जाएगी। ठीक है। जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन के लिए ग्रेटर देन 1 ली जाएगी। आपके पास 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ आपके पास R वेक्टर लगाओगे, तो जैसे अपन R वेक्टर को लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करोगे। ये आपके पास क्या होता है? इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश होता है।
ये आपके पास इकाई सदिश होता है। अब जैसे ही आपके पास इकाई सदिश ले लिया गया है जो कि बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, यहाँ लिख दीजिएगा किसी भी बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई भी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही रिप्रेजेंट करेगा अपन लिखेंगे कि ये वैल्यू होगी और ये होगी आपके पास Q1 Q2 R क्यूब हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा, अपसाला की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसे ही लाइक करते रहिएगा वीडियो को, ऐसे शेयर करते रहिएगा और जल्दी आपके पास लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।